हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बेटा, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसके वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर स्टार्टिंग से सारे वीडियोस आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा बता दूं, प्रोबेबिलिटी का बेसिक मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक बताया है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका बेसिक क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग रैंडम वेरिएबल से की है। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर मैंने बताऊंगा। वैसे मैं उसको डिटेल से अलग से पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ब्रो प्रोबेबिलिटी के मेरे वीडियोस जो हैं वो आईआईटी की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी जिसमें आईआईटी की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए बनाई थी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपको आईआईटी का लेवल का शायद आइडिया नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आप में से कुछ लोग अगर पढ़ा रहे होंगे तो उनको आईआईटी के लेवल का आइडिया होगा कि वो कितना अच्छा लेवल होता है। बाल की खाल निकाल के रख देता है आईआईटी जिसका नाम है। तो बेटा उन बच्चों के लिए मैंने एक वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रोबेबिलिटी की, जिसका लिंक बेटा नीचे मैंने दिया गया। उसको स्टार्टिंग से अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो सारा मैंने डिटेल से बेटा वहाँ पर समझाया है। और वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बेसिक बताए हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बेटा प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स बताए हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल से पढ़ना हो कि भाई और भी क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी की बहुत सी थ्योरम्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये क्या होती हैं, या बेस थ्योरम है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ये सब कॉन्सेप्ट बेटा मैंने उसमें बहुत डिटेल से समझाए हैं। उसको जाकर अगर आप पढ़ लेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है, तो आपके स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी के सारे बेटा कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे और आपका दिमाग भी बिल्कुल हमेशा के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मैंने स्टार्टिंग रैंडम वेरिएबल से की और जरूरत पड़ने पर मैं उसको बताता भी हूँ। अगर किसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है तो उसको मैं यहाँ पर डिटेल से समझाता हूँ। अदरवाइज आप अलग से जाकर अगर पढ़ लेंगे, वो मेरे बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा। उसका लिंक बेटा मैंने नीचे यहाँ पर दिया गया। फिर बता दूँ, वो वीडियो आईआईटी के लिए हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। वो अगर आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब कॉन्सेप्ट हैं कि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, बेस थ्योरम क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ मैंने बहुत 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 डिटेल से समझा है। उसको जाके पढ़ लेंगे तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, मैंने आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आखिर क्या होता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, अगर आपको याद हो तो। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखो बच्चों, रैंडम वेरिएबल, इसको हम कैपिटल एक्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, रैंडम वेरिएबल लिखा है मैंने यहाँ पर, और कैपिटल एक्स दोबारा फिर लिख देता हूँ। चलो, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या होता है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें। देखो ध्यान देना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक जगह जगह पर आएंगे जिनको बताऊंगा मैं। अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें या 3 डिफरेंट कॉइन्स को एट ए टाइम टॉस करें तो सैंपल स्पेस सेम बनता है। मैंने बताया था सैंपल स्पेस ये बनता है, तीनों एच आ जाएंगे, फिर क्या होगा, एच एच टी हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, ट्रिपल टी हो जाएगा। देखो ऐसे करके ये सैंपल स्पेस किसका है, किसका है बोलो। एक कॉइन को 3 बार टॉस करें और उसको एक इवेंट माने, या फिर 3 डिफरेंट कॉइन्स को, ध्यान रखना डिफरेंट कॉइन्स, ये डिफरेंट वर्ड जनरली लिखा नहीं होता है, लेकिन ये 3 डिफरेंट कॉइन्स का सैंपल स्पेस है, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स का नहीं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाई थी, ये बात डाइस के केस में भी होती है। जो आप 36 पढ़ते हो ना, वो डिफरेंट डाइस का होता है, आइडेंटिकल डाइस का नहीं। ये सब बातें पढ़ लो, मैंने बताई हैं स्टार्टिंग के वीडियोज़ में। स्टार्टिंग से पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा लाइफ में और प्रोबेबिलिटी आपके लिए ईजी हो जाएगा।
अदरवाइज याद करते रहोगे, क्योंकि बेटा मेरी पढ़ाई वो नहीं है कि मैं सब कुछ लिख कर लाऊं और डिक्टेट कर दूं। ऐसी पढ़ाई मेरी नहीं है। मेरी पढ़ाई बेसिक पे जाके चीज़ों को जड़ से पकड़ने वाली है, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो चलो खैर, तो ध्यान रखना ये सैंपल स्पेस कब होता है, जब 3 डिफरेंट कॉइन्स को आप टॉस करेंगे या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है ये होता है s से लेकर r तक एक फंक्शन, है ना। s क्या है, सैंपल स्पेस, और r क्या है, रियल नंबर। ये क्या है हमारा, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। और r क्या है, r हमारा है यहाँ पर रियल नंबर, जिसको हम इस फंक्शन का कोडोमेन भी कहते हैं। फंक्शन में 2-3 चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, एक होता है फंक्शन का रेंज। रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यूज क्या आई, और डोमेन का मतलब कहाँ से वो x की वैल्यूज ले रहा है, इसको बोलते हैं डोमेन। ये सब बताया मैंने स्टार्टिंग, बहुत डिटेल से पढ़ लो, जाकर स्टार्टिंग से पढ़ोगे सब कुछ सामने आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये सैंपल स्पेस है, और मैंने कहा मान लो हमें नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। देखो क्या होता है, समझो, जैसे एक तो होता है इवेंट। मैंने बताया था कि इवेंट का मतलब होता है सैंपल स्पेस का सबसेट। जैसे आप सैंपल स्पेस में से कोई भी एक चीज ले लो, 2 चीज ले लो, 3 चीज ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 8 की 8 ले लो, तो वो एक इवेंट बन जाता है ना। और हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है NE/NS, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग किसी इवेंट की निकाला करते हैं, है ना। कोई भी एक इवेंट ले ली मैंने, उसकी प्रोबेबिलिटी बना ली। NE का मतलब उस इवेंट में कितनी चीजें आई, और NS का मतलब टोटल में कितनी चीजें। जैसे कि मान लो अगर मैं इवेंट ले लूं, अगर मैं इवेंट ले लूं 2 हेड्स की, मान लो मैंने 2 हेड्स की इवेंट ले ली। मान लो मैंने कहा हमें 2 हेड की इवेंट चाहिए, 2 हेड आने की, किसमें किसमें, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करें। दोनों का सैंपल स्पेस सेम है, दोनों करने के तरीके भी सेम होंगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये बात हमेशा के लिए भूलना नहीं, ठीक है। तो मान लो मैंने इवेंट ले लिया 2 हेड्स का, 2 हेड्स का इवेंट चाहिए। तो देखो 2 हेड्स के इवेंट में क्या क्या आएगा, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी देखो 2 हेड आ रहे हैं, और देखो इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं। तो 2 हेड के 3 केसेस हुए। तो NE का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कितने हो गए, 3। और देखो NS का मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस में टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो क्या हो गया, NE/NS, मतलब 3/8, ये हो गया। तो हम जब भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो एक इवेंट की निकालते हैं। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का ही कुछ स्पेशल केस होगा। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस जो हम लिखते हैं उसका कोई एक स्पेशल केस होगा। बताया ना कि 2 हेड आप ले सकते हैं, 1 हेड ले सकते हैं, 0 हेड ले सकते हैं, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 0 या 1 हेड, तो उसमें 0 हेड भी आ जाएगा, 1 हेड वाला केस भी आ जाएगा। ये सब मैंने बताया हुआ अच्छे से आपको। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, किसी इवेंट का निकलता है। अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पर जो अपना रैंडम वेरिएबल ले लिया x, वो ले लिया नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर मैंने नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल ले लिया तो क्या हो रहा है, मैंने समझाया था आपको कि जैसे इसमें 3 हेड्स हैं, तो जो पहला वाला केस है, जो सैंपल स्पेस का पहला वाला केस है, उसमें 3 हेड्स हैं। तो मतलब x ऑफ h की वैल्यू निकालोगे तो वो 3 आएगी, ये मैंने समझाया था सब आपको। दूसरा वाला केस देखो, x ऑफ h t में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2 हैं। तो मतलब ये एक प्रकार से देखो इस तरीके से कुछ एक फंक्शन का काम करेगा। रियल नंबर इसका पूरा हमारा कोडोमेन है। रियल नंबर में तो बहुत कुछ आएगा। अब देखो जैसे पहला वाला जो इवेंट है, मतलब इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस का एक पॉइंट, मतलब इस फंक्शन के लिए ये हो गया x की वैल्यू। ये जैसे हम कहते हैं ना, फंक्शन में 2 चीजें हैं, x और y। तो x का मतलब वो क्या वैल्यू इनपुट ले रहा है, और y का मतलब क्या वो रिजल्ट निकाल रहा है। तो यहाँ पर ये इसके x है, क्योंकि ये इसका डोमेन है, और डोमेन में जो चीजें हैं वही इसकी x होंगी। और ये इसका देखो रेंज निकला, है ना। इसकी वैल्यू क्या आई, देखो 3 आई। फिर देखो HHT की वैल्यू देखो क्या आई, 2 आई। फिर देखो HTH की भी देखो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर देखो ध्यान दो, THH की भी देखो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से, है ना,
हर एक पॉइंट पर आप अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 2 आ गया, इसमें 2, इसमें TTH निकालोगे तो 1 आएगा। जैसे TTH की वैल्यू निकालोगे, TTH की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब देखो इसी प्रकार से है ना, THT में भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स काउंट करना है। इसमें नंबर ऑफ हेड 1 है, इसमें नंबर ऑफ हेड 2 है, इसमें नंबर ऑफ हेड 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ऐसे करके सैंपल स्पेस की सब मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से वीडियो पढ़िए सारे बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से वीडियो पढ़िए। जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ उनको फॉलो करिए। दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है तो बेटा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज याद करके पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो। याद करके 4 सवाल याद करके एग्जाम बहुत से लोग इस दुनिया में पास करते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर कहते हैं मैं बेरोजगार हो गया। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको नॉलेज के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ना है, समय खराब नहीं करो, ठीक है ना। तो क्या बच्चों हुआ, देखो मतलब इसी प्रकार देखो जो TTT आएगा, आगे चल के TTT आएगा, TTT में कोई हेड नहीं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब ये हो गया फंक्शन का रेंज। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, जो x की वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज ऑफ x हैं वो या तो देखो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। मतलब नंबर ऑफ हेड्स या तो 3 मिलेंगे या 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे या 0 मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा इस फंक्शन का रेंज हो गया। जो x की वैल्यूज आई हैं यही हमारा इस फंक्शन का रेंज हो गया। और r क्या है, r रियल नंबर है जो इसका कोडोमेन है। भाई कोडोमेन रेंज का बराबर होना जरूरी थोड़ी है, बल्कि यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन से बहुत छोटा है, इसके पास केवल 4 चीजें हैं। और कोडोमेन में तो जो रियल नंबर उसके पास इनफाइनाइट चीजें हैं, समझो बात को। तो रेंज और कोडोमेन का बराबर होना जरूरी नहीं होता, जनरली रेंज कोडोमेन से छोटा होता। हाँ, स्पेशल केस में रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, ठीक। तो ये मैंने रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको समझाया था। अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, हम रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वैसे तो हम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। लेकिन जो हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं हम उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। उसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखो समझो बात को ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि हम लोग जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है प्रोबेबिलिटी। देखो ये सब दो वर्ड सेंस पे ध्यान देना, ये वर्ड कई बार बड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल क्या है, ये है x। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या है, या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 लें तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई हेड नहीं चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें नो हेड चाहिए, नो हेड। और नो हेड का कौन सा केस है बोलो, नो हेड का देखो एक ही केस है, ट्रिपल टी। तो मतलब हमें ट्रिपल टी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ट्रिपल टी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो ट्रिपल टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ट्रिपल टी का देखो केवल एक केस है, तो मतलब फेवरेबल केस हो गया 1, पता है ना, NE/NS। जैसे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसका केवल एक केस है, एक केस है, टोटल केस कितने हैं 8, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 1/8 हो गई। देखो इसी प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये 1 अकेला केस है, टोटल केसेस 8 है, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल टी चाहिए, तो ट्रिपल टी चाहिए का मतलब जैसे कि आप अगर इसको ऐसे मानते कि हमने एक कॉइन को 3 बार फेंका, तो पहले में टेल आया, तो पहले में टेल आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। सेकेंड टाइम में फिर टेल आया तो प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो गई 1/2। थर्ड टाइम में फिर से टेल आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 1/8 हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
या तो इस केस से देखो या ऐसे करके देखो, क्योंकि पहले में टेल आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में टेल आया। एक्चुअली क्या होता है, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले केस में ऐसा हुआ इनटू, दूसरे केस में ऐसा हुआ इनटू, तीसरे केस में ऐसा हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट हो गए आपस में तीनों केसेस, तो इसमें हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, है ना। बात को समझो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि नो हेड की एक केस था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। ये हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमने रैंडम वेरिएबल्स के हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग निकाला। तो सबसे पहले देखना होता है बेटा कि रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो हमको क्वेश्चन में बताता है कि भैया बहना ये रैंडम वेरिएबल लेके चलना है, और ये रैंडम वेरिएबल लेके चलना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ये देखते हैं कि आके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर पाया कि नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी। अब अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए। देखो अब अगर 1 हेड चाहिए, देखो 1 हेड के कौन कौन से केस हैं। ये वाला केस है देखो 1 हेड का, ये वाला केस, ये वाला केस। तो 1 हेड के 3 केसेस हैं, तो इसलिए आपके फेवरेबल केस 3 हो गए और टोटल तो 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी किस किस की चाहिए, TTH की चाहिए, या फिर आपको THT की चाहिए, या फिर आपको HTT की चाहिए। तो इसके 3 केसेस हो गए, टोटल केस 8 है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 3/8 के बराबर हो गई, है ना, 1 हेड का केस। अब इसको अगर आप वो मल्टीप्लाई के रूल से निकालोगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि इसकी निकालो प्लस इसकी निकालो, जैसे इसकी निकालोगे तो t मतलब 1/2, t मतलब 1/2, h मतलब फिर 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आया, प्लस और आ गया ना, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। मतलब अगर आप उससे निकालोगे तो ऐसे करोगे, TTH प्लस THT और प्लस HTT, ऐसा करोगे, है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, क्योंकि t है, t मतलब पहले केस में t आया, टेल आया, तो 1/2। दूसरे केस में भी टेल आया, तीसरे केस में हेड आया, तो ये क्या हुआ, फिर पहले केस में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। फिर यहाँ पर देखो पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल। तो क्या हुआ, 1/8 1/8 1/8। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 3/8 हो गया। वही देखो यहाँ पर आपने लिखा है ना। तो ऐसे करना ज़्यादा इजी यहाँ पर लग रहा है, जरूरत के हिसाब से करते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने कहा बेसिक प्रोबेबिलिटी की जो बेटा मेरी प्लेलिस्ट उसको सीख लो जाकर के, जिंदगी आपकी मस्त हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी में ज़िंदगी में कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अगर आपको, हाँ, अगर आपके सिलेबस में वो है तो पढ़ लो, और नहीं है तो इसको पढ़ो फिर, क्योंकि अगर आपको सिलेबस अच्छे से सीखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जनरली बहुत से एग्जाम में आती है ना, बहुत से एग्जाम जो आप देते हैं और बेसिक प्रोबेबिलिटी भी आती है। तो उसको जाके सीख लोगे तो लाइफ हमेशा मस्त हो जाएगी। और बाकी फिर याद करके पढ़ने का तो बेटा फिर चला रहा है, चल ही रहे हो। आजकल सब बच्चे याद करके ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। याद करके 4 सवाल याद करके ही तो एग्जाम दिए जा रहे हैं, और होता क्या, उससे पढ़ाई से मतलब थोड़ी फिर कोई, है ना। खैर ये बातें हैं, चलती रहेगी। देखो x = 2 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड। अब देखो 2 हेड के कौन कौन से केसेस हैं। देखो 2 हेड का एक केस ये है, ये 3 केस हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो गई। फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बोलो x = 3। x = 3 का मतलब 3 हेड्स, तीनों हेड चाहिए, है ना, 3 हेड चाहिए, समझो बात को ध्यान से। तो 3 हेड चाहिए, इसका मतलब 3 हेड का देखो ये अकेला ही केस है, और टोटल केसेस 8 है, तो आंसर क्या हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है ना। तो 3 हेड का अकेला ही केस है, तो 3 हेड का अकेला केस है, टोटल केसेस 8 है, तो आंसर क्या हो गया, बोलो 1/8 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, तो ये हो गया बेटा रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कई बार कह देते हैं। इसी को ही, मतलब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। मतलब देखो यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं कि भाई ये x की वैल्यू है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। तो x = 0 पर प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गई,
x बराबर 1 पर प्रोबेबिलिटी 3/8 आ गई, x बराबर 2 पर प्रोबेबिलिटी 3/8 आ गई, है ना, और 3 पर जो प्रोबेबिलिटी है 1/8 आ गई। तो इसी को हम कई बार शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कह देते हैं, है ना। कई लोग इसी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह देते हैं, एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कई किताबें इसको बोल देती हैं, ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज पर आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इसको हम कह देते हैं, समझो बात को ध्यान से। ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। देखो ये हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी वही चीज है कि भाई अलग अलग रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। और दूसरी बात देखो क्या है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह देते हैं, इसी को कई बार प्रोबेबिलिटी चार्ट भी कह देते हैं। इसी को कई किताबें प्रोबेबिलिटी चार्ट बना देते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी चार्ट बनाइए। फिर कई बार कहते हैं प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बना दो। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो जैसे 0 पर प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो x की वैल्यू 0 पर प्रोबेबिलिटी 1/8 है, डॉट यहाँ रख दो। x बराबर 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है, ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। ये हो गया यहाँ पर कितना बोलो, 3/8 हो गया। फिर x बराबर 2 लोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी 3/8 है, x बराबर 3 लोगे तो फिर देखो प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ऐसे करके। तो ये प्रोबेबिलिटी चार्ट इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, कई राइटर क्या करते हैं, वो ऐसे करके लाइनें बना देते हैं। ध्यान रखना, वो लाइनें बनाना सही नहीं है, क्योंकि लाइनें बनाने का मतलब हुआ फिर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं रह गया, क्योंकि फिर क्या हुआ, x की एक वैल्यू के लिए y की बहुत सारी वैल्यूज हो गई, जो गलत हो गया, है ना। वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन फिर नहीं हुआ, ध्यान रखना। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं तो केवल डॉट बनाना चाहिए, वो रेगुलर लाइनें नहीं यहाँ पर बनाना चाहिए। हाँ, डॉटेड लाइनें चाहे तो आप बना दें, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलर लाइंस नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझो कि जैसे क्या हो रहा है, देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। चाहे आप रैंडम वेरिएबल कुछ भी ले लें, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 1 के बीच में आता है, आपको मालूम होगा। और ध्यान देना, जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। जैसे कि मान लो कई सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मान लो एक रैंडम वेरिएबल है x1, एक रैंडम वेरिएबल है x2 से लेकर के रैंडम वेरिएबल क्या है xn, कई सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लो ये x1, ये x2, ये x3, x4, तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको ऐड करो। ऐसे यहाँ पर तो केवल 4 ही वैल्यूज हैं, तो मैंने आपको इन जनरल लिख दिया, इन जनरल बताया कि मान लो x1, x2, x3, xn कई सारी वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी की, तो उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम हमेशा आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। देखो चेक करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये भी ध्यान रखना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होंगी, है ना, सभी की प्रोबेबिलिटीज का जब आप सम निकालोगे तो प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। और हर एक प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए, आपको रैंडम वेरिएबल चाहिए, और रैंडम वेरिएबल निकल आया तो हर एक रैंडम वेरिएबल की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, है ना, रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होंगी, रैंडम वेरिएबल की जितनी वैल्यूज होंगी उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। समझो बात को ध्यान से, है ना। तो ये बेटा बेसिक बातें यहाँ पर हमें कुछ ध्यान रखनी है ना। तो ये मैंने कुछ बेसिक बताया। अब देखो हम लोग इसके बाद जो अपना मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या बोलो, कुमुलेटिव, है ना, फंक्शन, ठीक है, जो अपना मेन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ना चाहते हैं, देखो उस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आता हूँ। हालांकि बहुत डिटेल एग्जाम्पल उसके अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी स्टार्टिंग देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल जलों की जान
दिल जलों की जान, दिल जलों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान। दिख रहा है कि नहीं? ऊपर चला गया, सॉरी 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 सॉरी। देखो बच्चों, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसी को कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको हम कहते हैं। तो शॉर्ट में इसको CDF भी कहते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रोबेबिलिटी में बहुत सुनेंगे। देखो ध्यान दो, वैसे जो रैंडम वेरिएबल होता है, मैं आपको बता दूं एक बात, हालांकि इसको डिस्कशन हम लोग अभी और डिटेल से करेंगे। रैंडम वेरिएबल जो बच्चों होता है, जो रैंडम वेरिएबल होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना भाई। जैसे कि अगर x की वैल्यू जंप कर करके हैं, जैसे x बराबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये डिस्क्रीट हो गया। लेकिन अगर भाई देखो, अगर x की वैल्यू सारे रियल नंबर हैं तो कंटिन्यूअस हो गया, है ना। जैसे कि भाई x की देखो वैल्यू 0 और 1 है, केवल 0 सीधे 1 हो गया। जैसे अगर आप एक नंबर लाइन बनाएं तो 0 से आप सीधे 1 पर आ गए, 0 पर थे, फिर आप x की वैल्यू सीधे 1 पर आ गए, तो बीच की सारी वैल्यू छूट गई। तो ये हुआ डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब ये जब भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो, इंटीजर्स में हो या कुछ इस प्रकार से नेचुरल नंबर में हो, तो समझ लेना कि वो क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। मतलब आप समझो ना कि भाई x की वैल्यू 0 थी, 0 सीधे 1 पर आ गई। अब लेकिन अगर मान लो, जैसे कि मान लो अभी आपने जो रैंडम वेरिएबल देखा था कि नंबर ऑफ हेड्स निकालने वाला या नंबर ऑफ टेल्स निकालने वाला भी हो सकता था, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। कंटिन्यूअस का मतलब हर वैल्यू मिले। जैसे कि मान लो टेम्परेचर अगर हम लें, जैसे कि मान लो अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल 20 से 24 तक पहुंचे, जैसे कि मान लो टेम्परेचर जो है 20 से 24 तक पहुंचे, तो क्या होगा टेम्परेचर। अब जब 20 से सीधे 21 तो नहीं होगा ना, वो हर वैल्यू बीच की लेगा। मतलब टेम्परेचर अगर 20 से 21 हुआ होगा तो बीच में कभी वो 20.1 भी हुआ होगा, 20.01 भी हुआ होगा, 20.05 भी होगा। तो वो 20 से सीधे 21 पर नहीं पहुंचेगा, वो 20-21 के बीच की सारी रियल वैल्यूज लेगा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का बढ़ना एक प्रकार से ये हमारा जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। जैसे किसी बंदे की हाइट है, किसी बंदे की हाइट 5 फीट से 6 फीट तक गई, तो बीच की सारी वैल्यू ली ना उसने, 5.1 भी हुआ होगा किसी दिन, 5.01 भी हुआ होगा, किसी दिन वो 5.02 भी हुआ होगा, किसी दिन वो 5.1 भी हुआ होगा, 5.2 भी हुआ होगा। तो बंदे की हाइट का बढ़ना जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो ये मैंने थोड़ा आपको बताया। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब वो जंप कर करके वैल्यू लेता है, छोड़ के वैल्यू लेता है कि वह 0 से सीधे 1 हुआ, 1 से, हाँ ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर रैंडम वेरिएबल ये है 0 है, 0.1 है, 0.2 है, तब भी ये डिस्क्रीट ही कहा जाएगा। क्योंकि भाई 0 और 0.1 के बीच में भी तो बहुत से रियल नंबर हैं जो ये नहीं ले रहा। जैसे कि आप 0 लिखें और फिर 0.1 लिख दें, है ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर आ गए। भाई इन दोनों के बीच में 0.001 भी तो आ गया, वो कहाँ ले रहा, नहीं ले रहा, तो भी ये डिस्क्रीट ही है। तो x की वैल्यू जब वो सारी वैल्यूज दे, सारे रियल नंबर ले, तो उसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। जब वो सारे के सारे वैल्यूज दे, समझो बात को ध्यान से। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अभी हम लोग जो बेसिकली ज्यादा अभी हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट ही पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे, समझ लो बस बात को ध्यान से। यहाँ पर अभी जो जनरली हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई कहेगा परिभाषा लिखो इसकी, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम इसको याद नहीं करना। बहुत से बच्चे डेफिनेशन याद करने में लग जाते हैं कि डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अरे यार ऐसी डेफिनेशन नहीं आती, तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, ये कोई 9-10 की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है तो तुमसे परिभाषा पूछेगा डिफाइन विद एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है।
ये समझ लो, समझने खेल जाता है। कई बच्चों पे मुझे हंसी आती है, बच्चे लिखते हैं सर नोट्स भी दे दीजिए। अरे यार, जो समझा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, यही तो नोट्स हैं। और नोट्स क्या होते हैं? कोई डेफिनेशन थोड़ी लिखोगे यहाँ पर, कोई एसएसटी का एग्जाम थोड़ी चल रहा है जो डेफिनेशन पूछेगा, इंग्लिश का एग्जाम थोड़ी जो डेफिनेशन पूछेगा। ये सब बातें निकाल दो दिमाग से। मैथ्स को मैथ्स की तरह से पढ़ना सीखो, मैथमेटिकल माइंड अपना बनाओ पहले, कि यार मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। ये थोड़ी लिख दिया सर ने तो हम भी लिख लेंगे। अरे यार क्या मतलब यार, समझा समझा के मैं हार गया। लेकिन बहुत से बच्चे भी उन्हीं बातों पर बैठ के सर नोट्स दे दिया करो। अरे यार, इतना बड़ा लिखा रहे हैं, ये क्या किसी नोट से कम है भाई मेरे? चलो कर समझोगे धीरे करके। हाँ, तो समझ गए ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो, दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। अभी जो ज्यादा हम डील कर रहे हैं बच्चों, वो हम लोग जनरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ही अभी हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्सेप्ट है या जो CDF है, ये दोनों ही टाइप के वेरिएबल के लिए होता है ना। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या खाली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो है, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों प्रकार के रैंडम वेरिएबल के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। देखो ये क्या कहता है, समझो बात को ध्यान से। देखो, जैसे क्युमुलेटिव वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स में आप क्युमुलेटिव वर्ड पहले भी सुनते रहे हैं। जैसे क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टर्म होता है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि पिछली वाली सारी जोड़ दो। आपने शायद पढ़ा होगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, एफ को लेते थे, उसको इससे जोड़ देते थे, ऐसे करके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो कहीं ना कहीं देखो, इसका मतलब वही है, क्युमुलेटिव है ना, से मतलब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब देखो, ये कहता है कि मान लीजिए अगर x एक रैंडम वेरिएबल है ना, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, बताया ना, वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ डिस्क्रीट के लिए डील कर रहे हैं, ध्यान दो, अभी हम लोग डिस्क्रीट के डील कर रहे हैं। देन देखो, ध्यान रखना, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या CDF है, CDF को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कैपिटल F है ना, इसको हम लोग कैपिटल F से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं CDF को। अच्छा, कई बार क्या होता है, इसको हम खाली कैपिटल F या कैपिटल FX या FX और नीचे कैपिटल X। कैपिटल X क्या है? ये रैंडम वेरिएबल का सिंबल है, कैपिटल X। f ऑफ x का मतलब वो x का फंक्शन है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ x होती हैं, जनरली हम डील करते हैं, तो इसलिए उसको f ऑफ x या x का फंक्शन भी इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है ना। तो देखो, CDF क्या कहता है? CDF कहता है कि जो हमारा कैपिटल FX होगा या कैपिटल FX कैपिटल X, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सेम है, ध्यान रखना। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वेरिएबल लेसर इक्वल टू x। मतलब जैसे आपको कैपिटल FX निकालना है, तो कहते हैं उस x से छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को लेना है ना। मतलब कैपिटल F ऑफ x निकालना है ना, F ऑफ x निकालना है, तो कह रहे हैं कि वो सारे रैंडम वेरिएबल जो कि उस स्मॉल x से छोटे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को सम कर देना है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं f ऑफ 3 चाहिए, तो f ऑफ 3 चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल लेसर इक्वल टू 3। मतलब 3 और 3 से छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं, जितने भी हैं उस सवाल में, हो सकता है उस सवाल में रैंडम वेरिएबल की स्टार्टिंग 1 2 3 से हुई हो सकता है उस सवाल में रैंडम वेरिएबल की स्टार्टिंग 0 1 2 3 से हुई हो सकता है उस सवाल में रैंडम वेरिएबल की स्टार्टिंग -1 0 1 2 3 से हुई हो। तो उससे छोटे जो भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करके लिखना है। ये ऐसे समझ लो कि उससे छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए यहाँ पर, और वो डिपेंड करता है कि उससे छोटे कितने रैंडम वेरिएबल है, ये उस सवाल पर डिपेंड करता है। वो सवाल क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वहां पर क्या क्या है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी चाहिए, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी चाहिए। अगर 0 1 2 3 से स्टार्टिंग है तब, अगर है तब, क्या पता वहां पर स्टार्टिंग -1 -2 से हो, तो फिर -1 -2 भी चाहिए होगा।
मतलब 3 से छोटे आपको सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको कैपिटल Fx निकालना है तो उस स्मॉल x से छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सब की आपको प्रोबेबिलिटीज चाहिए ही चाहिए हैं। इस बात को यहाँ पर जरा ध्यान से समझो। इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा सच दैट, ओमेगा कह दो, W कह दो, कुछ भी कह दो, सच दैट कैपिटल X ऑफ ओमेगा लेसर इक्वल टू S। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पर, है ना। मतलब वो सारे ओमेगास की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो सारे x से कम है। मतलब अगर रैंडम वेरिएबल ओमेगा ले रहे हैं तो ओमेगा सारे के सारे ओमेगा x से कम है, तो उन सब की आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये मतलब क्युमुलेटिव, है ना। क्युमुलेटिव फंक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से ये एक प्रोबेबिलिटीज ही है। मतलब क्युमुलेटिव फंक्शन जो है ये कोई नई चीज नहीं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ही तो निकालना है। तो क्युमुलेटिव फंक्शन जो है एक प्रकार की प्रोबेबिलिटीज ही है, लेकिन वो पिछली सारी प्रोबेबिलिटीज को देख रहा है या पिछली उस रैंडम वेरिएबल से छोटी, जैसे कि आपको इस कैपिटल Fx चाहिए तो x से छोटी आपकी वो सारी प्रोबेबिलिटीज को देख रहा है। तो ये एक प्रकार का फंक्शन है ना। मतलब लेकिन वो फंक्शन क्या है, एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी ही है। वो फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, वो प्रोबेबिलिटीज ही है। मतलब उससे छोटी आपकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज ही वो ले रहा है। और अगर हम इसको फंक्शन मान रहे हैं तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा R का मतलब ऑल रियल नंबर्स, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा, इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो होगा 0 1 क्लोज इंटरवल। क्योंकि देखो आपको मालूम है कि भाई प्रोबेबिलिटीज अगर आप रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी ये कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका जो कोडोमेन है वो 0 और 1 के बीच में होगा, हमेशा ध्यान दो, ठीक है। तो कोडोमेन का मतलब रेंज नहीं होता, मतलब इसका आंसर बताया ना, कोडोमेन एक अलग चीज है, रेंज एक अलग चीज है। रेंज का मतलब जो आंसर आएगा, कोडोमेन का मतलब आंसर इसके बाहर नहीं जा सकता। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार तुम लोग कहोगे सर क्या स्पेलिंग लिखते रहते हो। शॉर्ट में लिखता हूँ, समझाने पर ध्यान ज्यादा होता है बेटा, इसलिए मैं लिखने में ज्यादा समय खराब नहीं करता, ताकि तुम समझी जाते हो मैंने क्या लिखा है। मैथ्स में मतलब समझना ही ज्यादा है ना बेटा, लिखना क्या मतलब, अरे यार तुम्हें कोई मतलब अंग्रेजी और हिंदी का वो मतलब कोई स्टोरी राइटर थोड़ी बनना है। वो बनना हो तो जरूरत ही क्या मैथ्स की, कुछ और पढ़ो फिर मतलब बुरा नहीं मानना यार, तुम समझदार हो, बताता हूँ। कई बार अपना गुस्सा इस तरीके से निकालना पड़ता है। बहुत से बच्चे सर लिखिए साफ साफ, अरे यार मतलब हद करते हो भाई मेरे। पढ़ दिया ना, 2 2 3 3 बार पढ़ दिया, लिख दिया। बहुत ज़्यादा मैं बना बना के राइटिंग लिखूंगा तभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं यूज़ करता। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, मुझे इसी बोर्ड पर पढ़ाने में मज़ा आता जहाँ थोड़ा गंदगी थोड़ा सफाई रहे, मिलजुल कर रहे। तो खैर समझ गए होगे तुम, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना। देखो अब जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझना चाहें तो कैसे, देखो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है वो मैं अगले वीडियो में करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इस वीडियो में क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। तो मतलब समझ गए ना कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है ना। इसी प्लेलिस्ट का जब आप अगला वीडियो जा करके देखोगे तो आपको अगले वीडियो में, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा और वहाँ पर ये चीज़ें आपको डिटेल समझाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, टाइम थोड़ा सा हो रहा है, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और कुछ मेरे कैमरे की सेटिंग भी ऐसी है कि 50 मिनट से ऊपर का वीडियो इसमें एक बार में बन नहीं पाता। ऐसा कई बार देखा होगा मैंने कि वो मैं ऐसे करके लिखता हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट वीडियो, तो मतलब 50 मिनट से ऊपर का वीडियो अगर बना लेता हूँ मैं तो अपने आप ही वो उसको ब्रेक कर देता है, अगले वीडियो में ले लेता है जाके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 50 से कम का मिनट का वीडियो यहाँ पर है। कुछ सेटिंग ऐसी होती है कैमरे की, मेरे डिवाइस की कुछ सेटिंग ऐसी है। हाँ अगर मैं चाहूँ सेटिंग चेंज कर देता हूँ, लेकिन वो फिर वीडियो की क्वालिटी ख़राब कर देगा। सेटिंग मैं चेंज कर दूँ तो वीडियो क्वालिटी ख़राब कर देगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब वो जितने वीडियो मेरे आप देखोगे, हाँ वो कई बार वीडियो में 1.5 घंटे के भी हैं तो वो लाइव है, फिर मैंने दूसरे डिवाइस से उसको शूट किया है। ये मेरा कैमरा जो है इसमें 50 मिनट से ऊपर के वीडियो एक बार में मैं नहीं बनाता हूँ कभी भी। और अच्छा भी लगता है कि बच्चा 35-40 मिनट का वीडियो पढ़े, उसको लगे हाँ मैंने एक वीडियो पढ़ लिया। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो बच्चा बोर हो जाता, फिर पढ़ता नहीं है वो,
ठीक है। चलो खैर इस वीडियो में था इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन इसका करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा बाय बाय।